हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल एसएससी जी के हब में स्वागत है। बच्चों, मैं हूं उदय शंकर और आज की इस वीडियो सेशन में हम लोग बात करेंगे जनरल साइंस को लेकर के। जनरल साइंस मतलब समान विज्ञान। समान विज्ञान समान अध्ययन के पेपर में एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है और इसके अच्छे खासे संख्या में प्रश्न पूछे जाते हैं। आज हम लोग टोटल 40 सवालों को देखेंगे, उन 40 क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं और आगे आने वाले तमाम एग्जाम्स के लिए ये इंपॉर्टेंट साबित होंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो सेशन की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है क्या कि यदि 60 वाट का बल्ब है, कोई 60 वाट का बल्ब आप यूज करते हैं और प्रतिदिन 5 घंटे आप उसको जलाते हैं, प्रयोग करते हैं, तो 30 दिन में कितनी यूनिट बिजली खर्च होगी। सवाल यह है कि 60 वाट का बल्ब आप हर दिन 5 घंटे जलाते हैं तो 30 दिन में कितनी यूनिट बिजली खर्च होगी। चलिए, ये बहुत ही हमारे डेली लाइफ से जुड़ा हुआ सवाल है। ये थोड़ा सा इसमें हल्का सा टेक्निकल बात है, लेकिन ये सवाल जो है ना हमारे डेली लाइफ से जुड़ा हुआ है। आप यूनिट की संख्या कैसे प्राप्त करेंगे, तो यूनिट की संख्या वाट की संख्या आप उसमें घंटा को मल्टीप्लाई कर दीजिए और जितना दिन आप लेते हैं आप उस दिन को मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये आपका यूनिट की संख्या। नंबर ऑफ यूनिट कैसे निकालेंगे आप, हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। हम लोग नंबर ऑफ यूनिट्स कैसे ज्ञात करेंगे, तो वाट की संख्या, घंटा आप कितना घंटा यूज करते हैं और कितना दिन यूज करते हैं, और इसके बाद आप इसको 1000 से आप इसको डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन में दिया गया है 60 वाट, आप कितना कंज्यूम करते हैं। चलिए 60 वाट आप बिजली यूज करते हैं, 5 घंटे आप इसको जलाते हैं और ऐसा 30 दिन के लिए आप ऐसा करते हैं। चलिए आप इसको 1000 से आप डिवाइड कर दीजिए, तो ये आपका कैंसिल हो गया, यहाँ से ये कैंसिल हो गया। चलिए ये बहुत आसान है, बहुत आसान है। अब इससे आसान आपको क्या मिलेगा, यानी कि हमारा 9, यानी कि हमारा जो यूनिट होगा खर्च 30 दिन के बाद, यदि 60 वाट का बल्ब अगर यूज किया जाए 5 घंटा, तो हमारा यूनिट 9 यूनिट खर्च होगा। ठीक है ना, यूनिट की संख्या 9 यूनिट होगी। चलिए, तो इसका मतलब है कि हमारा 1 का जो आंसर होना चाहिए वो बी होना चाहिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। सूर्य की ऊर्जा प्राप्त होती है, सूर्य में कहाँ से ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो देखिए इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, एक है न्यूक्लियर फिशन और एक है न्यूक्लियर फ्यूजन। तो जो सूर्य में जो ऊर्जा होती है ना, वो फ्यूजन के माध्यम से, फिशन नहीं, यानी कि संलयन है ना, आप इसको संलयन कहिए, नाभिकीय संलयन द्वारा सूर्य की ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। अब इसके बारे में, ये कैसे सूर्य में संलयन का प्रोसेस होता है, अब इसके बारे में हम अलग से वीडियो में बात करेंगे। अभी तत्काल के लिए इसका आंसर आप बी समझ लीजिए, तो 2 का आंसर हमारा बी होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है तो श्वास की गति क्या होती है। मान के चलिए कि रक्त में किसी समय आपका ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन में कमी आ गया, तो शरीर को तो ऑक्सीजन चाहिए, शरीर को जब ऑक्सीजन चाहिए तो आप सांस को और ज़्यादा लेंगे, बाहरी आप हवा को और ज़्यादा लेंगे, क्योंकि शरीर में ऑक्सीजन है नहीं शरीर का, लेकिन डिमांड है ऑक्सीजन का। तो उस स्थिति में क्या होता है कि जब आप मतलब जब आप दौड़ते हैं तो कॉन्सेंट्रेशन की कमी हो जाता है ऑक्सीजन की ब्लड में, तो फिर आप बाहरी हवा लेते हैं, इसलिए दौड़ते समय लोग हाँफता है ना, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा वो हवा लेना चाहता है। तो ऐसी स्थिति में जो श्वास की गति होगी वो बढ़ जाती है, श्वास की गति वो बढ़ जाती है। हमारा 3 का आंसर जो होगा वो बी होगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। आजकल सड़क की रोशनी में पीले लैंप बहुत आयत में प्रयोग हो रहे हैं। आप देखते हैं ट्रैफिक सिग्नल के पास भी आप येलो वेपर आप देखते हैं, या सड़क पर अमूमन आपको येलो वेपर बड़े बड़े शहरों में दिखाई देते हैं। चलिए ठीक है, इन लैंपों में निम्नलिखित में से किसका उपयोग करते हैं, किस गैस का उपयोग करते हैं। सोडियम, नियोन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। जो पीले जो वेपर होते हैं, जो येलो वेपर होते हैं, उसमें सोडियम है ना, उसमें सोडियम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, यानी कि हमारा 4 का आंसर ही होगा। और जो व्हाइट वेपर होता है ना, व्हाइट वेपर भी आप देखते हैं, पहले समय में व्हाइट तो ज़्यादा आज भी आपको देखने को मिल जाएंगे, पहले के समय में व्हाइट ज़्यादा चलते थे, अब थोड़ा सा ट्रेंड बदल रहा है तो येलो वेपर आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। व्हाइट वेपर में मरकरी का यूज होता है, जबकि पीले वेपर में है ना, पीले लैंप में है ना, वेपर का मतलब लैंप समझिए, पीले लैंप में सोडियम का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि हमारा 4 का जो आंसर होगा वो ए होगा। आते क्वेश्चन नंबर 5 में। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का क्या काम है। थर्मोस्टेट, थर्मो का मतलब टेम्परेचर, थर्मो आप देखिए हर चीज आप रट नहीं सकते, थोड़ा सा यहाँ पर आपको दिमाग लगाना होगा। थर्मो का मतलब टेम्परेचर से है,
थर्मोस्टेट क्या करता है, उसको स्टेबल रखता है, आप ऐसा समझिए। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का क्या काम है, क्या तापमान को कम करेगा, क्या तापमान को बढ़ाएगा, क्या एक समान तापमान को बनाए रखेगा, और क्या गलनांक को घटाएगा? नहीं, ये थर्मोस्टेट में जो टेम्परेचर जो थर्मो है वो स्टेबल रहेगा, स्थिर रहेगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये एक समान ताप को बनाए रखने में मदद करता है। इसका मतलब हमारा 5 का आंसर जो होना चाहिए वो सी होना चाहिए। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। कह रहा है क्या, मनुष्य के अंगों में से हानिकारक विकरणों में सबसे कम प्रभावित अंग है। जो हानिकारक जो रेडिएशंस होते हैं तो हमारे शरीर के किस अंग को सबसे कम प्रभावित करते हैं, और वो हमारा है क्या, आंत है, हृदय है, मस्तिष्क है और फेफड़ा है। इनमें से सबसे लिस्ट जो अफेक्टेड जो ऑर्गेन है, जो सबसे कम प्रभावित ऑर्गेन है वो हमारा क्या है, वो हमारा मस्तिष्क है, ब्रेन है, ठीक है ना, जो कि हानिकारक विकिरण से रेडिएशन से सबसे कम प्रभावित होता है। और सबसे ज्यादा प्रभावित कौन होता है, सबसे ज्यादा प्रभावित हमारा आंख होता है ना। किसी तरह के हार्मफुल जो रेडिएशन से सबसे जो ज्यादा प्रभावित होने वाला अंग आंख है, और सबसे कम प्रभावित होने वाला अंग जो है वो मस्तिष्क से ब्रेन है। चलिए इसका मतलब हमारा 6 का आंसर जो होगा वो सी होगा। आइए नंबर 7 में आते। स्टेनलेस स्टील में है ना, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सम्मिलित होता है। स्टेनलेस स्टील क्या है, एक लोहा है, एक मिश्र धातु है। स्टेनलेस स्टील क्या है, तो एक मिश्र धातु, आप इसको ऐसे समझिए, ये केलवा है, एक मिश्र धातु है। अब मिश्र धातु जाहिर सी बात है कि इसमें कई धातु होंगे, ठीक है ना, इसमें एक से ज्यादा धातु का इसमें कॉम्बिनेशन होगा। हमें ये देखना है कि स्टेनलेस स्टील में कौन कौन से तत्व शामिल हैं। क्या क्रोमियम, निकेल लोहा, निकेल लोहा और कार्बन, लोहा कार्बन और तांबा, लोहा क्रोमियम और कार्बन। इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो डी होना चाहिए, ठीक है ना। देखिए इसमें लोहा का मात्रा जो होता है लगभग, ये लगभग में आपको परसेंटेज दिया जा रहा है 60% होता है। क्रोमियम जो होता है वो लगभग 20% होता है, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। और कार्बन की मात्रा लगभग 20% होती है, ठीक है ना, थोड़ा प्लस माइनस इधर उधर जा सकता है, लेकिन आमतौर पर यही परसेंटेज देखने को मिलता है, ठीक है ना, लोहा क्रोमियम और कार्बन का। ओके, तो स्टेनलेस स्टील में ये लोहा शामिल है, और लोहा तो जरूर रहेगा क्योंकि उसी से इस्पात को बनना है। उसमें क्या ऐड किया जाता है, बाहरी तौर पर क्या ऐड किया जाता है, तो क्रोमियम और कार्बन, ठीक है। चलिए नंबर आते हैं नंबर 8 में। इसका मतलब है कि हमारा 7 का राइट आंसर जो होगा वो डी होगा। नंबर आते 8 में, कह रहा है क्या, प्रत्यावर्ती धारा मतलब अल्टरनेटिव करंट को एसी को डीसी है ना में परिवर्तित करने वाली डिवाइस को क्या कहते हैं, यानी कि वो डिवाइस जो कि एसी को डीसी में बदले। चलिए देखिए, दो इसमें कॉमन नाम है। एक तो नाम है इन्वर्टर, जो हर घर में इस्तेमाल होता है, घर घर आज इस्तेमाल हो रहा है इन्वर्टर का। इन्वर्टर क्या करता है, थोड़ा इन्वर्टर के बारे में आप जान लेते हैं। इन्वर्टर एक डीसी को है ना, हमारे घर में जो बिजली के जो पंखे हैं, जो सीलिंग फैन जो लगे रहते हैं, ये एसी करंट डिमांड करता है। तो वो इन्वर्टर क्या करता है, बैटरी के डीसी डायरेक्ट करंट को ठीक है ना, वो इनडायरेक्ट है ना अल्टरनेटिव करंट में वो चेंज करता है। यानी कि इन्वर्टर का काम है डीसी को एसी में बदलना, है ना। लेकिन सवाल यहाँ क्या है, सवाल कह रहा है क्या कि एसी को डीसी में बदलना। ये ऐसा भाई कौन ऐसा इक्विपमेंट है, कौन ऐसा डिवाइस है जो कि एसी को डीसी में बदले। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो रेक्टिफायर होगा। इसका जो राइट आंसर होगा रेक्टिफायर होगा। रेक्टिफायर क्या करता है, ये किसी एसी को मतलब अल्टरनेटिव करंट को ये किसी में बदलता है, डीसी में बदलता है। यानी कि इन्वर्टर का जो सीधे उलट का काम है, जो सीधे उल्टा काम है, वो रेक्टिफायर करता है, ठीक है। तो चलिए हमारा इसका मतलब है कि हमारा जो 8 का जो राइट आंसर होने वाला है वो क्या होने वाला है, 8 का राइट आंसर जो होगा वो हमारा डी होगा। चलिए आते हैं 9 में। कह रहा है कि लगभग 20 डिग्री के तापमान क्रम पर, ठीक है ना, ताप क्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम होती है। देखिए ध्वनि की गति जो वायु में कितना होता है, 332 मीटर पर सेकेंड। थोड़ा सा इस चीज को समझा जाए। हवा में, वैक्यूम में, निर्वात में, ठीक है ना, जो इसकी गति जो साउंड की गति होती है ना, वो क्या होती है, एयर में मान लीजिए एयर है ना, एयर ले लेते हैं। एयर में इसकी जो गति होती है वो 332 मीटर पर सेकेंड होती है। ठोस में ये लगभग 15 गुना बढ़ जाता है, लगभग 15 गुना ये ठोस में बढ़ जाता है। जितना माध्यम ठोस होगा उसकी गति उतना ज़्यादा रहेगा, ठीक है ना, उसकी गति उतना ज़्यादा रहेगा। और वैसे भी टेम्परेचर बढ़ाने पर और गति और भागेगा। इसका मतलब है कि हवा, ग्रेनाइट, पानी और लोहा, इसमें सबसे ज़्यादा चूंकि ठोस में है ना साउंड की गति अधिकतम होती है, इसलिए हमारा जो राइट आंसर होगा वो डी होगा, ठीक है ना। 9 का जो राइट आंसर होगा वो डी होगा। देखिए
पानी से ज़्यादा जो गति रहेगा वो द्रव में रहेगा, लिक्विड में, आप ऐसा समझिए, ठीक है ना। सॉरी सॉरी हवा से ज़्यादा, सॉरी हवा से ज़्यादा, पहले हवा में लेते हैं, हवा में 332 मीटर पर सेकेंड है, थोड़ा ध्यान से सुना जाए इसको। हवा से ज़्यादा रहेगा लिक्विड में, मतलब कि लिक्विड स्टेट में साउंड की गति ज़्यादा रहेगी, और सबसे ज़्यादा रहेगी सॉलिड स्टेट में, सबसे ज़्यादा रहेगी सॉलिड स्टेट में। उसमें भी लोहा जो है ना वो अधिकतम जो साउंड का जो स्पीड है वो लोहा में अधिकतम रहता है, लगभग 5100 समथिंग, आप इसको मान लीजिए 5120, ठीक है ना। इसका जो 5120, कहीं कहीं 5130 भी आपको डेटा मिल सकता है, थोड़ा सा ये वैरी करता है। 5120 है ना मीटर है ना पर सेकंड के रफ्तार से ये चलता है लोहा के साथ। लोहा के अंदर में जो साउंड का जो गति है वो 5120 या 30, कहीं कहीं इसको आइडियल आप 20 मान लें, ठीक है ना। तो 5120 मीटर पर सेकंड के रफ्तार से ये लोहा में ट्रैवल करता है, जबकि एयर में ट्रैवल करता है 332 मीटर पर सेकंड में। तो अधिकतम कहां पर होगा, लोहा में होगा। चलिए, तो 9 का आंसर हमारा डी होना चाहिए। आते 10 में, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जर्मन सिल्वर में उपस्थित नहीं होता। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जर्मन सिल्वर में पहले तो ये समझ लिया जाए, हम लोग जर्मन सिल्वर में तांबा देखेंगे, जर्मन सिल्वर में जस्ता देखेंगे, निकेल देखेंगे, एल्युमिनियम नहीं होता है ना, एल्युमिनियम नहीं होता। 10 का आंसर जो होगा वो बी होगा। जर्मन सिल्वर में तांबा होगा, जस्ता होगा, निकेल होगा, पहले आप ऐसा समझिए, ठीक है। चलिए, सवाल एक भी बनता है कि जर्मन सिल्वर में सिल्वर कितना होता है। एक सवाल ऐसे भी निकल सकता है कि जर्मन सिल्वर में सिल्वर की मात्रा कितना होता है, तो 0% होता है। मतलब आप ऐसे समझिए कि जर्मन सिल्वर में कोई सिल्वर नहीं होता है। जर्मन सिल्वर में सिल्वर की मात्रा 0% होती है। हाँ, वो सिल्वर की तरह चमकता है, चांदी की तरह चमकता है, इसलिए उसका नाम पड़ गया जर्मन सिल्वर। उसमें सिल्वर का कोई भी उसमें कंटेंट मौजूद नहीं होता है। इसका मतलब है कि तांबा रहेगा, जस्ता रहेगा, निकेल रहेगा, जर्मन सिल्वर में एल्युमिनियम नहीं रहेगा। 10 का राइट आंसर हमारा बी होगा। आते 11 में, जलते हुए विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है, तंतु का तापमान सामान्यतः होता है। देखिए, जब जो ही करंट पास किया जाता है तंतु का तापमान बहुत बढ़ जाता है, इसलिए ना टंगस्टन इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि उसका जो मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई है ना। नहीं तो पता चलेगा कि अगर लो मेल्टिंग पॉइंट वाले अगर कोई मेटल का इस्तेमाल कर दिए तो तुरंत गल जाएगा। ये तापमान लगभग पहुंच जाता है माना 2000 से 2500 के बीच, आप ऐसा समझिए, डिग्री सेल्सियस। ये 2000 डिग्री सेल्सियस से 2500 डिग्री सेल्सियस के बीच उसका तापमान पहुंच जाता है। फिलामेंट का तापमान जो ही आप करंट पास करते हैं तो जो उसका फिलामेंट का तापमान लगभग 2000 से 2500, इसमें थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, लेकिन मोटा मोटी ऑप्शन के अनुसार हमारा आंसर सी होना चाहिए। 11 का राइट आंसर सी होगा। आइएगा 12 में, कह रहे क्या, जब लाल, नीला एवं हरे प्रकाश का पुंज एक स्थान पर पड़ता है तब प्रकाश का रंग हो जाता है, क्या होता है। एक ही जगह पर है ना रेड आ जाए, है ना नीला ब्लू आ जाए, प्राइमरी कलर है ना, और ये ग्रीन आ जाए, तो जो हमारा कलर जो निकलेगा वो व्हाइट कलर निकलेगा, ठीक है ना। ये 3 प्राइमरी कलर मिल करके है ना व्हाइट कलर का ये प्रोडक्शन करते हैं। ये 3 जो मिलते हैं तो इससे जो अगर समान मात्रा में मिले तो ये 3 रंगों के मिलने से व्हाइट रंग प्राप्त होता है। तो चलिए, हमारा राइट आंसर जो होगा वो 12 का आंसर डी होगा। चलिए, आगे बात को देखा जाए, फिरोमन्स पाए जाते हैं। फिरोमन्स एक तरह का आप समझिए कि रसायन होता है जो बॉडी इमिट करता है, ठीक है ना, और ये कीटों में ज़्यादा होता है। इससे अपोजिट सेक्स वाले जो जानवर होते हैं वो अट्रैक्ट होते हैं। फिर ये फिरोमन्स का इस्तेमाल किया जाता है शत्रुओं से आगाह करने में, भोजन को लोकेट करने में। ये जानवर आप मतलब जानवर संवाद कैसे करते हैं, तो फेरोमन्स इनके बॉडी से ना एक रसायन है जो निकलते रहता है। मानव में भी फेरोमन्स होते हैं, है ना, लेकिन ये ज्यादातर उत्सर्जित होते हैं कीटों में। कीट क्या करते हैं, अपोजिट जेंडर वाले कीट को अट्रैक्ट करते हैं, फिर उनको तरह तरह का उनके बिहेवियर को ये शो करता है ना, फेरोमन्स उनके बिहेवियर को शो करता है। तो फेरोमन्स पाए जाते हैं कीटों में, ठीक है ना। चलिए, ज्यादातर ये पाए जाते हैं कीटों में, तो 13 का राइट आंसर हमारा ए होगा। चलिए, आते हैं नंबर 14 में। सबसे स्थायी पारिस्थितिकी मतलब इकोसिस्टम है, सबसे स्टेबल इकोसिस्टम कौन सा है इसमें। 1 घास का मैदान, रेगिस्तान और समुद्र। देखिए, एक होता है जलीय इकोसिस्टम और एक है आपका जैसे वन भी एक इकोसिस्टम में आता है, लेकिन अगर इसमें अस्थाई के बारे में बात किया जाए तो समुद्र सबसे अस्थाई इकोसिस्टम है, ठीक है ना। 14 का हमारा आंसर जो होगा वो डी होगा। आइएगा, इसके बाद आते हैं नंबर 15 में। करेंगे पानी में निम्न में से एक की अधिक मात्रा में
उपस्थिति से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। पानी में ऐसा क्या मिला रहता है जिसके पीने से बच्चों में खासतौर पर ब्लू बेबी सिंड्रोम आता है? फॉस्फेट, सल्फेट, कार्बोनेट्स और नाइट्रेट्स। पानी में नाइट्रेट्स की अधिक मात्रा, आप ऐसे समझिए, नाइट्रेट्स की अधिक मात्रा होने से है ना ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। इसमें क्या होता है कि अगर आप नाइट्रेट युक्त पानी पीते हैं विशेष तौर पर बच्चों में, तो ये नाइट्राइट में कन्वर्ट करता है और ये हीमोग्लोबिन के साथ ये चिपक जाता है ना, रक्त में जो हीमोग्लोबिन है उसके साथ एक कंबाइन हो जाता है। कंबाइन हो जाता है तो फिर ऑक्सीजन के जो कैरी, जो हीमोग्लोबिन क्या करता है, वो शरीर में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, यानी कि अपने साथ ऑक्सीजन कैरी करता है। हीमोग्लोबिन का क्या काम है? ऑक्सीजन शरीर के एक भाग से शरीर के दूसरे भाग तक ट्रांसपोर्ट करना। जब नाइट्राइट्स है ना हीमोग्लोबिन के साथ जब कंबाइन हो जाता है तो उसमें ऑक्सीजन कैरी की जो क्षमता है वो जाहिर सी बात है कि वो कम होगी। तो इसमें आप देखिएगा कि चेहरे पर, हाथ में, पैर में ना माना डिकलरेशन हो जाता है, रंग है ना ब्लू ब्लू टाइप का हो जाता है, इसलिए इसको ब्लू बेबी सिंड्रोम कहा जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अगर पानी में नाइट्राइट्स अगर अधिक हो जाएं तो इससे ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी का मतलब जन्म होता है। तो 15 का जो राइट आंसर हमारा होना चाहिए वो डी होना चाहिए। आइए 16 नंबर में करे क्या, 16 नंबर में प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक है। किस चीज का वाहक है? जो प्लाज्मोडियम जो परजीवी है वो वाहक है। किसका वाहक? प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक है। इसमें से कौन वाहक है ना? क्या टिक उसको लेके चलता है, क्या मच्छर लेके चलता है, क्या मक्खी लेके चलता है, क्या जुआ लेके चलता है? तो मच्छर जो है ना प्लाज्मोडियम का वाहक है, ठीक है ना, और इसी के काटने से मलेरिया बीमारी होती है। प्लाज्मोडियम का जो कैरियर कौन है, इसमें कैरियर पूछ रहा, वाहक मतलब कैरियर कौन है, कौन इसको ढोता है? तो प्लाज्मोडियम जो परजीवी है इसको ढोने का काम मच्छर करते हैं। इसका मतलब है कि 16 का आंसर हमारा बी होगा। आते हैं नंबर 17 में, निम्नलिखित में से किसे जंगल की आग कहा जाता है? देखिए इसमें एक फूल है ना, और इसका नाम है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। आप ऐसे समझिए, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा बायोलॉजिकल नेम है, बोटेनिकल नेम आप कह सकते हैं, है ना। इसको कहते हैं ना पलास का फूल। देखिए पलास का फूल है ना ऐसा खिलता है मानो कि जंगल में आग लग गया हो। पलास के फूल के बारे में विशेषता, ये लाल लाल कलर के होते हैं, लाल है ना, लाल कलर के होते हैं और ये थोड़ा सा रेडिश होते हैं, और ये जब खिलते हैं ना तो मानो कि चारों तरफ आग ही आग लगा हो। पलास के फूल को ना जंगल के आग का संज्ञा दिया गया है। इसको ना एक और नाम है ना, आम भाषा में कहते हैं ढाक का फूल, है ना, ढाक का फूल या पलास का फूल, है ना। इसका बायोलॉजिकल जो नेम है उसका नाम है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, ठीक है ना। इसका जो रंग होता है ना वो एक फायर को इंडिकेट करता है, फायर को वो सिंबलाइज करता है, ठीक है। तो जंगल की आग किस पौधे को कहा जाता है? उसका नाम है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, जिसका हम लोग आम भाषा में पलास का फूल या ढाका का फूल कहते हैं। ये यूपी है ना, ये यूपी और झारखंड का ना ये है ना स्टेट फ्लावर है। यूपी का है ना, यूपी एंड झारखंड का ना ये राजकीय फूल भी है पलास का फूल। झारखंड का ये राजकीय है ना, इसको आप ऐसे समझिए, यूपी और झारखंड का ये राजकीय फूल भी है पलास का फूल। चलिए, तो पलास का फूल ऐसे खिलता है मानो कि जंगल में आग लग गया हो, इसलिए इसको जंगल का आग कहा गया है। इसका बोटेनिकल नेम है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, यानी कि 17 का राइट आंसर हमारा सी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। करके रमन इफेक्ट के प्रयोग से निम्नलिखित में से क्या विकसित किया गया है ना, मतलब रमन इफेक्ट का प्रयोग ना किस में लागू किया गया है? धूप का चश्मा, अंतरिक्ष यान, अणु बम, एटॉमिक बम और गुप्तचर जांच यंत्र, ठीक है ना। इसका राइट आंसर होना चाहिए धूप का चश्मा, इसका राइट आंसर होना चाहिए धूप का चश्मा। 18 का आंसर जो होगा वो ए होगा। आइएगा नंबर 19 में, करें कि निम्न में से कौन सा ऑर्गेनिक अम्ल है? ऑर्गेनिक अम्ल में खोजना है, रासायनिक अम्ल नहीं खोजना, ऑर्गेनिक अम्ल खोजना है। साइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड अम्ल, नाइट्रिक अम्ल और फास्फोरिक अम्ल। इसका जो राइट आंसर होगा वो साइट्रिक एसिड होगा, है ना। इसका साइट्रिक एसिड जो होता है वो खट्टे फलों में होते हैं, खट्टे फलों में साइट्रिक एसिड पाए जाते हैं, ठीक है ना। और ये ऑर्गेनिक फल है, ये ऑर्गेनिक अम्ल है। बाकी सभी जो है ना रासायनिक अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, फास्फोरिक अम्ल, ये सभी के सभी रासायनिक अम्ल हैं, जबकि साइट्रिक एसिड जो है ना वो ऑर्गेनिक अम्ल है और ये खट्टे फलों में पाया जाता है। इसका मतलब है कि 19 का राइट आंसर हमारा ए होना चाहिए। आइए 20 में, नंबर 20 में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कृषि करने की प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण में सहायक है? हम कौन सी कृषि का कार्य करें जिससे कि पर्यावरण हमारा सुरक्षित रहे, ठीक है ना। इस सवाल का मतलब मेन चीज ये है।
जैविक खेती, शिफ्टिंग खेती, अधिक अधिक उपज वाली किस्म की खेती, ये ग्लास हाउस में पौधे लगाना। कौन सा खेती हमारे पर्यावरण को संरक्षित करने में मददगार करेगा? तो वह जैविक खेती। जैविक खेती में रसायन का इस्तेमाल नहीं होता है, इसमें है ना वो मैन्यूअर्स का इस्तेमाल होता है, फिर इसमें अल्फा अल्फा नामक घास का भी प्रयोग करते हैं, जो कि बायो फर्टिलाइजर्स है। आप इसको बायो फर्टिलाइजर्स का आप समझ सकते हैं, है ना। इसी पर हमारा जैविक खेती का पूरा कॉन्सेप्ट टिका हुआ है। तो जैविक खेती जो है वो पर्यावरण संरक्षण में सहायक होता है, यानी कि 20 का राइट आंसर हमारा ए होगा। आइए 21 में, क्रायोजेनिक ताप से आशय है वो ताप जो हो, है ना। क्रायोजेनिक ताप, देखिए क्रायोजेनिक ताप का मतलब है ना कूलिंग से है, शीतलन से है, आप ऐसा समझिए। क्रायोजेनिक ताप का मतलब है ना कूलिंग से है, शीतलन से है ना। लो टेम्परेचर को ना, लो टेम्परेचर जो होता है ना वो क्रायोजेनिक ताप के अंतर्गत आता है। इसमें लो टेम्परेचर का ना, क्रायोजेनिक में किसका स्टडी किया जाता है? लो टेम्परेचर का स्टडी किया जाता है। कितने डिग्री सेल्सियस से क्रायोजेनिक तापमान शुरू होता है? तो इसका जो स्टार्टिंग है वो -150 डिग्री सेल्सियस, क्या कहेगा? लो टेम्परेचर। ये देखिए तो 150 डिग्री से कम फिर भी हाई है, 150 डिग्री सेल्सियस से अधिक ये तो बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा स्टार्ट है -150 डिग्री सेल्सियस से, इसका जो रेंज है, जो क्रायोजेनिक टेम्परेचर का जो रेंज है वो कहाँ से कहाँ तक है? तो -150 डिग्री सेल्सियस से -273 डिग्री सेल्सियस तक इसका रेंज है, ठीक है ना। इसका रेंज माना जाता है -150 डिग्री सेल्सियस से नीचे, है ना, और -273 डिग्री सेल्सियस तक इसका रेंज माना जाता है। इसका मतलब है कि इसके ऊपर के जो तापमान होंगे, है ना, इसके जो ऊपर के तापमान होंगे उस वो क्रायोजेनिक टेम्परेचर के अंतर्गत नहीं आएंगे। अब -150 से जो नीचे का जो तापमान होगा और -273 तक जाएगा, इतने तापमान के रेंज को क्रायोजेनिक टेम्परेचर कहा जाता है। यानी कि वह ताप जो हो तो कहाँ से नीचे हो? 150 डिग्री सेल्सियस से नीचे हो। चलिए इससे नीचे तो ये एब्सोल्यूट जीरो है, इससे नीचे तो संभव ही नहीं है, इससे जीरो कोई टेम्परेचर संभव नहीं है। इसको कहा गया ना एब्सोल्यूट जीरो, परम ताप, है ना, इसको कहा गया परम ताप। अब इससे नीचे कोई भी ताप संभव नहीं है ना। -273.15 डिग्री सेल्सियस रहता है ना, इसको परम ताप कहा गया। अब इससे नीचे तो कोई ताप संभव ही नहीं है। इसका मतलब इसका राइट आंसर हमारा सी होना चाहिए। 21 का आंसर सी होगा। 22 में आते हैं, कह रहे कि एटॉमिक एनर्जी से संबंधित नहीं संबंधित खनिज को पहचानिए। इसमें से कौन सा खनिज, है ना, एटॉमिक एनर्जी के उत्पादन में यूज नहीं होता है? मतलब सवाल का कहने का सारांश ये है, आपको 4 खनिज का नाम दिया गया है, इसमें से आपको वो खनिज का नाम पहचानना है जिसका संबंध एटॉमिक एनर्जी से नहीं है। चलिए मोनेजाइट का एटॉमिक एनर्जी से है, ठीक है ना। थोरियम का तो बहुत ज़्यादा है, बेरिलियम भी है, ये तीनों का तीनों जो है ना इसका संबंध एटॉमिक एनर्जी से है। तो जिसका नहीं है वो क्रोमियम है। क्रोमियम तो लोहा में मिला करके अभी बात किया गया है ना, लोहा में मिला करके ना इस्पात बनाया जाता है, ठीक है। तो क्रोमियम का संबंध एटॉमिक एनर्जी से नहीं है, यानी कि हमारा 22 का राइट आंसर जो होगा वो डी होगा। चलिए आते हैं 23 में, कह रहा है क्या? माइका अब्रक जिसको आप कहते क्या है? वो किसका कुचालक है, किसका सुचालक है ना? उष्मा एवं विद्युत दोनों का कुचालक। ऑप्शन बी, उष्मा एवं विद्युत दोनों का चालक, मतलब गुड कंडक्टर। उष्मा का कुचालक तथा विद्युत का चालक, उष्मा का चालक तथा विद्युत का कुचालक। माइका जो होता है ना, इसका बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है, हम बाद में बात करेंगे। अभी केवल आंसर पर फोकस करते हैं। ये विद्युत और है ना उष्मा दोनों का कुचालक होता है, दोनों के लिए बैड कंडक्टर है, ये दोनों के लिए बैड कंडक्टर है। इलेक्ट्रॉनिक फील्ड में आप ऐसा समझिए, इलेक्ट्रॉनिक फील्ड में अब्रक का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। झारखंड में, छत्तीसगढ़ में इसके बहुत बड़े बड़े है ना माइनिंग एरिया है। झारखंड तो इसके लिए ना एक रिच स्टेट है। चलिए तो 23 का राइट आंसर हमारा जो होगा वो ए होगा। आइए 24 में, दूध में सबसे कम क्या पाया जाता है? ठीक है, चलिए लोहा, कैल्शियम, प्रोटीन और विटामिन। तो विटामिन प्रचुर मात्रा में होता है, प्रोटीन तो भरा रहता है, कैल्शियम तो जरूरी है ना, मतलब कैल्शियम की कमी वाले लोग तो दूध पीते ही हैं। इसका मतलब है कि सबसे कम पाया जाता है और वो लोहा है ना, सबसे कम पाया जाने वाला लोहा है। 24 का राइट आंसर ए होगा। आइएगा हम लोग आते हैं 25 में, खिलाड़ियों के लिए तुरंत शक्तिदायक है कौन सा चीज़ तुरंत खिलाड़ियों को एनर्जी देता है? विटामिन, वसा, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन। तो इसका राइट आंसर होना चाहिए कार्बोहाइड्रेट, ठीक है ना। कार्बोहाइड्रेट जो होता है ये मोनोसेक्राइट होते हैं और ये शरीर में जल्दी जाकर के घुल जाते हैं। खासतौर पर ग्लूकोज, जो कार्बोहाइड्रेट में जो ग्लूकोज होता है ना, ये इंस्टेंट इसको एनर्जी गिवर कहते हैं, है ना। ग्लूकोज पीने से आपको इंस्टेंट एनर्जी मिलते हैं, इसको इंस्टेंट एनर्जी गिवर कहते हैं।
अगर आपको तत्काल अगर एनर्जी चाहिए तो ग्लूकोज से बेहतर कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। ये सिंपलेस्ट ये कार्बोहाइड्रेट का उदाहरण है ग्लूकोज, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इसका राइट आंसर हमारा सी होना चाहिए, 25 का राइट आंसर जो होगा वो सी होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में। मनुष्य के प्रत्येक कोशिका में क्रोमोसोम्स की संख्या होती है, कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? तो 23 पेयर का मतलब 46 नहीं, 23 पेयर का मतलब 46। सीधे आंसर पर आप चले आइए, तो 26 का आंसर डी होगा। आइए, कह रहे क्या, वो विटामिन जो बहुत अस्थायी है और पकाते समय तथा भंडारण करने पर आसानी से नष्ट हो जाता है। कौन सा विटामिन को आप प्रिजर्व नहीं रख सकते हैं? वो तुरंत आग में जो ही आप या धूप में आप उसको ले आइएगा तो वो तुरंत नष्ट हो जाएगा, टेम्परेचर को बिल्कुल वो नहीं सह पाएगा, स्टैंड नहीं कर पाएगा और बहुत अनस्टेबल होता है। वो कौन सा विटामिन है भाई? तो विटामिन सी है, ठीक है ना। ये तुरंत नष्ट होने वाला विटामिन है, ठीक है ना। ये काफ़ी अनस्टेबल होता है, पकाते समय भंडारण करने में भी ये आसानी से नष्ट हो जाता है। तो इसका जवाब होगा 27 का आंसर बी होगा। चलिए आते हैं 28 में। हीमोफीलिया एक अनुवांशिक रोग है। ये तो बहुत फेमस रोग है ना, इसको रॉयल डिजीज कहा गया है। हेमोफीलिया को ना रॉयल डिजीज कहा गया है। ब्रिटेन का जो राज परिवार है, इंग्लैंड का जो राज परिवार है ना, जो महारानी जो वहाँ एलिजाबेथ वगैरह जो होती है ना, तो उनके परिवार में यही एक डिजीज है ना, इसको रॉयल डिजीज कहा गया है। बड़ा आदमी में अगर कोई चीज़ हो जाता है ना तो उसका पहचान बन जाता है। अगर किसी आम आदमी को हेमोफीलिया होता तो शायद वो मतलब वो कभी हमें ज्ञात नहीं होता कि हेमोफीलिया भी कोई रोग है। महारानी को हुआ भाई, वो एक बड़े घराने को हुआ है, इंग्लैंड के राज घराने को हो गया, जाहिर सी बात है कि दुनिया भर में ये फेमस हो जाएगा। तो हेमोफीलिया रोग में होता क्या? अनुवांशिक रोग है। अनुवांशिक रोगों का ऐसे समझ लीजिए कि दुनिया में कोई इलाज नहीं है। इंग्लैंड के महारानी के पास पैसे की कमी है, इलाज नहीं हो जाता, लेकिन अनुवांशिक रोग का दुनिया में कोई इलाज नहीं है। कोई पैथी, ना हेमोपैथ ना एलोपैथ, कोई इसका ट्रीटमेंट है ही नहीं। अगर किसी व्यक्ति को अगर हेरिडेटरी डिजीज हो जाए तो इलाज के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, दुनिया में उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। चलिए अब कह रहे क्या कि हेमोफीलिया एक अनुवांशिक रोग है जिसका वहन ये किस में होता है? कौन वहन करता है? कैरी कौन करता है ना। वहन का मतलब कैरी कौन करता है? तो कैरी स्त्री करती है, सीधे आंसर पर आते हैं। लेकिन ये पुरुषों में होता है पुरुषों में। मिलता है माता से, पिता से नहीं मिलता है, मिलता है माता से, लेकिन होता है पुरुषों में। बड़ा अनोखा इसका ये कैरेक्टरिस्टिक है। तो इसका मतलब है कि 28 का जो आंसर होगा वो हमारा बी होगा। चलिए, इसको रॉयल डिजीज कहते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सा बीमारी को रॉयल डिजीज कहा जाता है, तो वह है हेमोफीलिया। इसमें होता क्या है? हेमोफीलिया में होता क्या है? इसमें अगर ब्लड कहीं कट के फट गया, मतलब ब्लड अगर मतलब बहने लगा, तो ये ब्लड को क्लॉट होने में ना काफी वक्त लग जाता है। पता चलेगा कि शरीर का सारा खून निकल गया, शरीर का सारा खून निकल गया, ब्लड क्लॉट हो नहीं रहा है, ब्लड जम नहीं रहा है, खून का प्रवाह आना एकदम मतलब प्रोफ्यूज ब्लीडिंग होते हैं, इसमें खून रुकता नहीं है, ठीक है ना। और ये डेथ का कारण भी हो सकता है। तो 28 का राइट आंसर हमारा बी होगा, है ना। इसका वहन स्त्री करती है ना, लेकिन ये होता है, प्रकट होता है पुरुषों में। चलिए 29 में आते हैं। जनन नियंत्रक गोलियां, कंट्रासेप्टिव पिल्स, आप इसको अंग्रेजी में समझिए। गर्भ निरोधक जो गोली होती है ना, वही जनन नियंत्रक लिखा है ना, इसके लिए कंट्रासेप्टिव पिल होता है ना, जो गर्भ निरोधक गोलियां होती है वो है कंट्रासेप्टिक पिल होता है वो, ठीक है ना। पिल है ये, है ना। ये जो गोली होता है कंट्रासेप्टिक पिल जो होता है वो किसका बना होता है? वो इसमें वो मतलब सिंथेटिक किसका है? शर्करा होता है, खनिज होता है, विटामिन होता है, हार्मोन होता है। तो ये हार्मोन होता है, हार्मोन ही जाके सप्रेस करता है फर्टिलाइजेशन को, है ना। हार्मोन ही जाकर सप्रेस करेगा, यानी कि 29 का राइट आंसर हमारा डी होगा। आइएगा, ओरल डिहाइड्रेशन विलियन, ORS, है ना। ORS का प्रयोग किस रोग में किया जाता है? ORS आप कब देते हैं? वही नमक और पानी का सॉल्यूशन है ORS। कब देते हैं? बुखार में नहीं, टाइफाइड में नहीं। तो कब देते हैं? जब आपका लूज मोशन शुरू होता है और शरीर से काफ़ी पानी निकल जाता है, तो शरीर में पानी डिहाइड्रेशन ना हो, है ना, डिहाइड्रेशन ना हो, तो डिहाइड्रेशन से बचने के लिए ORS का सॉल्यूशन दिया जाता है, घोल दिया जाता है। ये दस्त, है ना, जब लूज मोशन होता है ना, दस्त का मतलब लूज मोशन, जब बहुत ज़्यादा जब लूज मोशन हो जाता है उसी समय ORS का घोल दिया जाता है। तो इसका मतलब है कि 30 का राइट आंसर हमारा बी होना चाहिए। आइए 31 में कह रहे क्या, AB रक्त समूह वाला व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्ति से रक्त ग्रहण कर सकता है? देखिए,
जो ए बी है ना, जो ए बी जिसका ब्लड ग्रुप है ना, इसको कहा गया यूनिवर्सल रिसिपिएंट। ये किसी से, जैसे एक होता है डोनर, एक होता है रिसिपिएंट। एक होता है डोनर होता है और एक रिसिपिएंट होता है। तो रिसिपिएंट कौन होते हैं, ये किसी से भी है ना, ये किसी से भी ये ब्लड ले सकते हैं, है ना। ए बी को कहा गया है यूनिवर्सल रिसिपिएंट और ओ को कहा गया यूनिवर्सल डोनर, ये किसी को दे सकता है। देखिए दो तरह की बात है, एक है डोनर और एक है रिसिपिएंट, ठीक है ना। तो डोनर जो है वो ओ है और रिसिपिएंट ए बी है, यानी कि किसी से ये ब्लड ले सकता है। तो ये समूह ए वाले से भी ले लेगा, समूह बी वाले से भी ले लेगा, ओ वाले से भी ले लेगा, यानी कि उपयुक्त सभी, है ना। इसको है ना रिसिपिएंट कहा गया है, यानी कि हमारा 31 का राइट आंसर जो होगा वो डी होगा। आइए 32 में आते हैं, देखते हैं 32। मनुष्य के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण 3 सूक्ष्म पोषक है ना हैं कौन, यानी कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, है ना। सूक्ष्म पोषक का मतलब अगर आप ऐसे समझिए तो माइक्रो न्यूट्रिएंट कौन कौन है जो मनुष्य के शरीर के लिए आवश्यक है। तो देखते हैं जिंक, तांबा एवं पोटासियम। ऑप्शन बी में आते हैं नाइट्रोजन, मॉलिब्डेनम एवं आयोडीन। ऑप्शन सी में आते हैं गंधक, तांबा एवं लोहा। और ऑप्शन डी में आते हैं तांबा, लोहा और आयोडीन। हम जानते हैं कम से कम आयोडीन बहुत जरूरी है, कोई जरूरी हो या चाहे नहीं हो, लेकिन मतलब बहुत लिटिल अमाउंट में हमें आयोडीन चाहिए। ऐसा नहीं कि इतना उठा करके नमक फाँक लिए, है ना। बहुत लिटिल अमाउंट में हमें आयोडीन चाहिए। तो आयोडीन हमें 2 में प्राप्त होता है, 2 में, नाइट्रोजन, मॉलिब्डेनम, आयोडीन, तांबा, लोहा और आयोडीन। लेकिन मॉलिब्डेनम से ज़्यादा इंपॉर्टेंट लोहा है, तांबा है। इसका मतलब है कि हमारा राइट आंसर क्या होना चाहिए, डी होना चाहिए। आयोडीन तो दोनों में है, लेकिन मॉलिब्डेनम और नाइट्रोजन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे शरीर के लिए तांबा और लोहा, ठीक है ना। इनके भी मल्टीपल फंक्शन है, यानी कि हमारा 32 का राइट आंसर डी होगा। आइएगा इसके बाद आते 33 में। मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है, कौन सी हड्डी है ना लॉन्गेस्ट, वो बोन कहलाती है एंड स्टेपिज, फिबुला, टीबी और फीमर। इसका राइट आंसर होगा फीमर, है हमारा जांग की हड्डी, है ना। फीमर कहाँ पर होती है, जांग में होता है ये, है ना। इसको थाई बोन भी कहा जाता है, है ना। इसको ना थाई बोन भी, फीमर को थाई बोन भी कहा जाता है। ये सबसे लंबा भी है और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, है ना, स्ट्रॉन्गेस्ट भी है। ये लॉन्गेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट दोनों तरह का हड्डी है फीमर, ठीक है ना, जो कि हमारे जांग में पाई जाती है। इसलिए इसको थाई बोन भी कहा जाता है, फीमर को थाई बोन भी कहा जाता है। यानी कि हमारा जो 33 का राइट आंसर होगा वो डी होगा। चलिए आते हैं, बात को आगे बढ़ाते हैं। प्रतिजैविक पेंसिलिन किससे प्राप्त किया जाता है, जो पेंसिलिन है जो कि हम लोग यूज़ करते हैं मेडिकल क्षेत्र में, वो पेंसिलिन किसका बना होता है, ठीक है ना। हालांकि देखिए वो एंटीबैक्टीरियल है, प्रतिजैविक का मतलब कि एंटीबैक्टीरियल है, वो बैक्टीरिया को किल करता है, लेकिन बनता बैक्टीरिया से नहीं है, बनता वो कवक से, फंजाई से बनता है, वो फंजाई से बनता है, ठीक है ना। इसका राइट आंसर 34 का राइट आंसर बी होना चाहिए। चलिए आते हैं 35 में, कह रहा है क्या, पौधा नाइट्रोजन का उपयोग किस रूप में करता है। जो पौधा होता है वो नाइट्रोजन का उपयोग किस रूप में करता है, नाइट्रोजन परऑक्साइड, मुक्त नाइट्रोजन, नाइट्रेट और अमोनिया। तो नाइट्रेट के रूप में करता है, ठीक है ना। इसका 35 का राइट आंसर हमारा सी होगा। चलिए टिक्का रोग किस फसल से संबंधित है, कौन से फसल को प्रभावित करता है टिक्का रोग, तो इसका राइट आंसर है मूंगफली, है ना। 36 का राइट आंसर हमारा डी होगा। आइएगा 37 में, करेगा पटाखों के फटने के बाद दिखाई देने वाला चमकीला लाल रंग निम्नलिखित में से किसके होने के कारण होता है। कौन सा चीज पटाखा में होता है जिसके कारण फटने पर वो चमकीला लाल दिखाई देता है, स्ट्रोंटिसियम, सोडियम, गंधक और मीथेन। तो ये है ना स्ट्रोंटिसियम होने की वजह से, है ना, पटाखा जब पटाखा फटता है तो उसमें, है ना, चमकीला लाल रंग दिखाई देता है। यानी कि 37 का राइट आंसर हमारा ए होगा। आइएगा 38 में कह रहा है क्या, पोर्टलैंड सीमेंट के प्रमुख घटक हैं। पोर्टलैंड सीमेंट में क्या होता है, ठीक है ना। पोर्टलैंड सीमेंट के प्रमुख घटक हैं, तो कौन सा चीज पोर्टलैंड में होता है, चलिए देखते हैं। चूना, सिलिका और एल्यूमिना, है ना। सिलिका, एल्यूमिना और मैग्नीशिया, चूना, सिलिका और मैग्नीशिया, चूना, सिलिका और आयरन आइस ऑक्साइड, है ना। ये थोड़ा सा गलत है। चलिए इसका राइट आंसर होना चाहिए ए होना चाहिए, 38 का आंसर ए होगा। चलिए आते हैं 39 में, करें एक प्रकाश वर्ष कितनी दूरी होती है। प्रकाश वर्ष से दूरी का मेजरमेंट किया जाता है, ठीक है ना। और एक प्रकाश वर्ष में होता है 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर, ठीक है ना 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर, यानी कि 39 का आंसर हमारा सी होगा। आते हैं 40 में, कह रहे हैं क्या निम्नलिखित में से कौन सा धातु सबसे ज्यादा डक्टाइल है।
तो सबसे ज़्यादा डक्टाइल है ना, सोना, चांदी, टंगस्टन और तांबा में सबसे ज़्यादा डक्टाइल है, जिसको पतले तार में खींचा जा सकता है, तो सबसे ज़्यादा डक्टाइल है वो सोना है। यानी कि 40 का राइट आंसर हमारा ये होगा। बच्चों, आज के इस वीडियो सेशन में हम लोगों ने टोटल जनरल साइंस से रिलेटेड 40 सवाल को किया है, जिसमें कि बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री तीनों विंग से सवाल को रखे गए हैं। लेकिन आपका ये जो वीडियो सेशन का जो सीरीज़ है जनरल साइंस का, ये अभी तो स्टार्ट हुआ है, ये हमारा वीडियो नंबर 1 था। लेकिन आगे के दिनों में आपको और भी अच्छे वीडियो देखने को जरूर मिलेंगे। आप इस चैनल पर यदि नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आपको वीडियो पसंद है तो आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और आप अपने परिचितों में आप इसको ज़रूर मतलब इसको स्प्रेड करें, ताकि आपके तरह वो भी बेनिफिट पा सके। आज की बात बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।